सिया और तांग दुन अंतरिक्ष की विशालता में तैर रहे हैं। सिया अपने हाथों में पकड़ी एक चमकती नीली होलोग्राफिक स्क्रीन को एकटक घूर रहा है। जैसे जैसे वो स्क्रीन को घूरता है, सिया कांपने लगता है और रो पड़ता है, इस बात से दुखी कि जिस औरत से वो प्यार करता था वो उसकी हत्या की कोशिश करके उसे धोखा दे सकती है। तांग दुन पीछे से अपने परेशान दोस्त के पास आता है और उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखता है। उसे खुश करने की कोशिश करते हुए तांग दुन कहता है कि शादी से पहले ही किसी औरत के धोखेबाज स्वभाव का पता चल जाना बेहतर है, क्योंकि एक बुरी पत्नी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती। सिया का दुख जल्दी ही जलते हुए गुस्से में बदल जाता है और वो चुपचाप अपने दोस्त की बात मान लेता है। गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए सिया ऐलान करता है कि वो औरत उसके एहसासों के लायक नहीं है। वो कहता है कि अगर उसे अपने दुश्मनों से छिपकर ना रहना पड़ता तो वो उसे मार डालता और कुत्तों को खिला देता। वो कसम खाता है कि अपना बदला लेने से पहले वो कुछ और दिन सब्र करेगा। शांत होने के बाद सिया तांगडुन से अपने साथ एक आखिरी जगह चलने को कहता है। सिया बताता है कि वे ऐसी जगह जा रहे हैं जो उसकी किस्मत तय करेगी। फिर वे दोनों अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक विशाल घूमती हुई बैंगनी रंग की ब्रह्मांडीय घटना की ओर बढ़ते हैं। इस बीच लू शेंग के सपनों की दुनिया में एक तबाह शहर ज़ॉम्बी जैसे जीवों से भरा हुआ है। अचानक आसमान से नीली बिजली का एक विशाल खंभा नीचे गिरता है, जमीन को तोड़ देता है और उन जीवों को उड़ा देता है। ऊर्जा के इस तूफान के बीच लू शेंग एक विशाल कई आंखों वाले जानवर से लड़ता है। लड़ाई का अनुभव पाने के लिए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। लड़ाई के दौरान लू शेंग को एक जानी पहचानी शक्तिशाली ऊर्जा का झटका महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आ गया है और वो इसे एक बेहतरीन मौका मानता है अपनी हाल की ट्रेनिंग को परखने का। वापस असली दुनिया में एक ट्रांसपोर्ट जहाज के अंदर लू शेंग पालथी मारकर बैठा है और अपनी गहरी समाधि से बाहर आ रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे पर गंभीरता है और उसका ध्यान आने वाले खतरे पर टिका है। घबराया हुआ हाई जी दाओ दौड़ते हुए अंदर आता है और लू शेंग को चेतावनी देता है कि उसे लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के आने का एहसास हुआ है। लू शेंग शांत रहते हुए खड़ा होता है, अपने कफ ठीक करता है और बस इतना कहता है कि उसे ये बात पहले से ही पता है। हाई जी दाओ लू शेंग को याद दिलाता है कि जब उनके साथ एक स्टेलर कमांडर उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद है तो वे सुरक्षित होने चाहिए। वो सुझाव देता है कि एहतियात के तौर पर वे मुख्य लाउंज में इकट्ठा हो जाएं। लू शेंग को सुरक्षा के लिए 3 आदमियों का एक साथ जमा होना कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो जाने के लिए मान जाता है। जहाज के भविष्यवादी लाउंज में लू शेंग, एल्फ विलक्षण प्रतिभा आओ नोंग ट्यूरिंग और हाई जी दाओ इकट्ठा होते हैं, जबकि बाहर मौजूद किसी शक्तिशाली शक्ति के कारण जहाज हिल रहा होता है। कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि तीनों योद्धा चुपचाप बैठे अपने विचारों में खोए होते हैं। आंखें बंद किए हुए लू शेंग बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि उसे स्टेलर कमांडर की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। वो इस समय का उपयोग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है, लेकिन आओ नोंग ट्यूरिंग चुप्पी तोड़कर बातचीत शुरू करता है। घबराहट में मुस्कुराते हुए वो एल्फ आदरपूर्वक लू शेंग को भाई कहकर पुकारता है और पूछता है कि क्या उसका भौतिक शरीर उस महान सॉवरेन स्तर तक पहुंच गया है। लू शेंग उस एल्फ को एक भावहीन नज़र से देखता है, क्योंकि उसे ये बात अजीब लगती है कि उससे सैकड़ों साल बड़े व्यक्ति ने उसे भाई कहकर पुकारा है। इस अजीबपन के बावजूद लू शेंग को एहसास होता है कि ये ब्रह्मांड के शक्ति स्तरों के बारे में और अधिक जानने का एक अच्छा अवसर है। लू शेंग स्वीकार करता है कि उसे अपने पिछले परीक्षण से केवल अमर स्तर के बारे में पता है और वो एल्फ से उससे ऊपर के उच्च स्तरों के बारे में समझाने को कहता है। सीधा होकर बैठते हुए आओ नोंग ट्यूरिंग बताता है कि उसके पास अमर स्तर की रक्त वंशावली है। अगला स्तर सॉवरेन है, जो इतना दुर्लभ है कि आमतौर पर पूरे एक तारामंडल में ऐसे 10 से भी कम लोग होते हैं। जैसे जैसे लू शेंग दिलचस्पी से सुनता है, वो एल्फ आगे जोड़ता है कि एक सॉवरेन हर 100 अरब तारों में से केवल एक बार ही प्रकट होता है, हालांकि उसे उससे ऊपर के स्तरों के बारे में जानकारी नहीं है। इस बातचीत से अमर स्तर से ऊपर की पूरी पदानुक्रम यानी हायरार्की पता चलती है, सॉवरेन, शासक और शाश्वत। पास खड़े हाई जी दाओ भी इस चर्चा में शामिल हो जाते हैं और समझाते हैं कि जिन प्राणियों के पास अमर स्तर का शरीर या उससे उच्च स्तर का शरीर होता है, वे मूल रूप से आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाई जी दाओ आगे कहते हैं कि वे एक उच्च प्रजाति के समान होते हैं। हालांकि वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि अमर लोगों की दुर्लभता के बावजूद अमर स्तर पर मौजूद लोग उतने अधिक शक्तिशाली नहीं होते जितना कोई सोच सकता है।
इससे ये संकेत मिलता है कि अगले उच्च स्तरों और इस स्तर के बीच शक्ति का एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। आओ नोंग ट्यूरिंग का गर्व टूट गया। ये सुनकर कि उसकी दुर्लभ अमर रक्त रेखा ऊंचे स्तरों पर कोई पक्का फायदा नहीं देती, वो एल्फ निराश हो गया। स्पष्ट रूप से नाराज होकर उस टैलेंटेड एल्फ ने जानना चाहा कि हाईजी दाओ का क्या मतलब है। हाईजी दाओ ने शांति से समझाया कि हालांकि एक अमर रक्त रेखा साधना की गति में एक बहुत बड़ा फायदा देती है, लेकिन इसमें एक बड़ी पेंच है। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब उसने कहा कि एक बार जब योद्धा 13वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो अमर लोगों और आम साधकों के बीच का फासला तेजी से कम हो जाता है। पीछे की ओर झुकते हुए लू शेंग ने इसके पीछे का तर्क समझ लिया। उसने पूछा कि क्या ऐसा नियम की शक्ति के कारण है, जिसकी हाईजी दाओ ने पुष्टि की। हाईजी दाओ ने समझाया कि एक अमर व्यक्ति की शुरुआती ताकत उस नियम की शक्ति से आती है जो जन्म से ही उनके अंदर छिपी होती है। इसकी वजह से वो दूसरों को आसानी से हरा पाते हैं, लेकिन 13वें स्तर के बाद सब कुछ बदल जाता है। लू शेंग को अमर लोगों के लिए ये कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने ये बात सामने रखी कि चूंकि हर योद्धा को 13वें स्तर तक पहुंचने के लिए नियम की शक्ति में महारत हासिल करनी ही पड़ती है, इसलिए अमर लोगों का जन्मजात फायदा खत्म हो जाता है। आयदाओ ने नोटिस किया और कहा कि कोई भी आम योद्धा जो लेवल 13 तक पहुंचता है, उसे खुद पूरी तरह से मैच्योर इमॉर्टल माना जा सकता है। मुस्कुराते हुए हाईजी दाओ आय नोंग ट्यूरिंग को देखता है और बताता है कि इसी वजह से एल्फ लेवल 13 के दुश्मन को नहीं हरा सका। अपने टैलेंट के बावजूद सच्चाई आय नोंग ट्यूरिंग को जोर से मारती है। वो बुदबुदाता है कि उसका ब्लड लाइन सिर्फ एक अर्ली एडमिशन टिकट था, पावर की गारंटी नहीं। फिर वो पूछता है कि सॉवरेन लेवल अलग कैसे है। हाईजी दाओ ऊपर देखता है, सॉवरेन टियर के रहस्यों को समझाने वाला होता है। अचानक जहाज पर एक भयानक प्रेशर पड़ता है, जिससे वे रुक जाते हैं। हाईजी दाओ को एहसास होता है कि लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और स्टेलर कमांडर ने आखिरकार असली लड़ाई शुरू कर दी है। बिना घबराए लू शेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे शॉकवेव्स महसूस होती हैं। वो देखता है कि डार्क एंटिटी का ऑरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दूसरे ग्रह पर 2 चोगा पहने लोग एक हल्की रोशनी वाली पत्थर की गली से गुजर रहे हैं। वे जिया और टैंग डुन हैं। जिया अपना हुड पीछे खींचता है और कहता है कि वे हाउस ऑफ ऑल थिंग्स नाम की जगह पर पहुंच गए हैं। टैंग डुन अपना हुड पीछे खींचता है, अजीब नाम से कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि जिया को ऐसी छिपी हुई जगह कैसे मिली। जिया बताता है कि आधे साल पहले उसके पिता की मौत के बाद शराब के नशे में एक हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया था। वो इस गली में भाग गया जहां दुकान के मालिक ने उसे बचाया। टैंग डुन साफ साफ कहता है कि ये किसी सस्ते सोप ओपरा की कहानी जैसा लगता है। जिया बताता है कि दुकान के मालिक ने ही उसे बाहरी अंतरिक्ष के युद्ध के मैदान में भागने की सलाह दी थी। वो कहता है कि उसके बिना वो कभी टैंग डुन या लू शेंग से नहीं मिल पाता। जिया मानती है कि लौटने के बाद से वे लू शेंग का नाम लेने से बचते आ रहे हैं। योद्धा की ताकत इतनी ज्यादा लगती थी कि जिया को कभी कभी शक होता था कि उनकी मुलाकातें असली थीं। जैसे ही वे बात खत्म करते हैं, रहस्यमयी दुकान के भारी दरवाजे उनके सामने चरमराते हुए खुलते हैं। हरे बालों, एल्फ जैसे कानों और शैतानी सींगों वाली एक आकर्षक महिला परछाई से बाहर निकलती है। वो मुस्कुराती है, जिया का स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुलाती है। जिया और बेचैन टैंग डुन रहस्यमयी चुड़ैल के सामने एक डेस्क पर बैठे हैं, जिसे जिया यिन कहती है। पसीना बहाते हुए जिया यिन से मार्गदर्शन के लिए बेताब होकर विनती करती है। वो मानता है कि वो फिर से किस्मत में फंसा हुआ महसूस कर रहा है और उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। यिन अपनी आंखें बंद करती है और मुस्कुराती है। वो धीरे से जिया से कहती है कि वो किसी बंद गली में नहीं है। उसका असली रास्ता हमेशा उसके सामने रहा है, लेकिन वो उस पर चलने से बहुत डरता रहा है। जिया और टैंग डुन उसके रहस्यमय जवाब से पूरी तरह हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना एक और शब्द कहे यिन डेस्क पर एक लुढ़का हुआ स्क्रोल जिया की ओर खिसकाता है और उसे बताता है कि इसमें वो सब कुछ है जो वो जानना चाहता है। जिया घबराकर स्क्रोल उठाती है और पूछने लगती है कि ये क्या है। एक शरारती मुस्कान के साथ यिन अपनी टोपी नीचे खींचती है और उससे सवाल न पूछने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो वहीं लौट जाए जहां से वो आया था। जिया धीरे धीरे स्क्रोल खोलती है। जैसे ही वो और टैंग डुन इसे पढ़ते हैं, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। स्क्रोल पर चमकता हुआ टेक्स्ट एक जबरदस्त भविष्यवाणी देता है। उस इंसान से मिले जिसे आप पहले जानते थे, वहां लौटे जहां से ये सब शुरू हुआ था। जो आपका है उसे वापस ले लें। तारों की चोटी पर ताज पहने हुए उसने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। ये वीडियो का अंत है।
अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।